अध्याय 1006 से 1010। क्या क्या हुआ? संपूर्ण डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि मू हुआन जी, जो यूचे को बचाने और बचाने की तैयारी कर रहा था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह जहाँ था वहीं खड़ा था। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं। हर कोई बता सकता है कि हुओपोन ने अपनी ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। फिर भी ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र में कोई भी झेल सके। फिर भी यू चे ने सीधे तौर पर गोल्डन क्रो की लपटों को तितर बितर कर दिया था। बिना किसी चोट के सीधे आग की लपटों का विरोध करने की तुलना में इसे पूरा करना निस्संदेह और भी कठिन था। इसके अलावा भले ही हुओपोन ने यूचे के इशारों से अपनी ताकत को दबा लिया था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसने गलती से किया हो। ये लड़का, आखिर क्या बात है? हुओ रूली अब और हंसने में असमर्थ थी। यूचे दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के पहले चरण में गहन शक्ति के साथ वास्तव में हुओपोन की गोल्डन क्रो की लपटों को तितर बितर करने के लिए ठंडी गहन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था। क्या बर्फ में यूचे की उपलब्धियां वास्तव में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी? ये हुओपोन की गोल्डन क्रो की लपटें थीं जिन्हें यूचे ने तितर बितर कर दिया था। उस व्यक्ति के रूप में जिसने गोल्डन क्रो की लपटें छोड़ी थी, और उनकी समझ के साथ हुओपोन किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से जानता था कि क्या हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू हान्या हार गया। जिस व्यक्ति ने झील में हजारों मीटर की दूरी तय की, बर्फ के साथ उसकी उपलब्धि वास्तव में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। मू हुआनजी ने चुपचाप कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और अपना अगला कदम उठाओ। म्यू जुवानयन ने अचानक कहा। उसकी आवाज बेहद अधीर लग रही थी। हतप्रभ हुओपोन की आकृति कांपने लगी और उसे तुरंत होश आ गया। जिस तरह से उसने यूचे को देखा वह अचानक नाटकीय रूप से बदल गया था। पोन, ये देखते हुए कि स्नो सॉन्ड्रियलिम किंग ने खुद कैसे ऐसे शब्द कहे हैं, अब आपको विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हुओ रूली ने कहा। फिर उसने अपनी आवाज दबाते हुए कहा, गोल्डन एनिहिलेशन का प्रयोग करें। हुओपोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जिससे गोल्डन क्रो की लपटें आकाश में उठी और आग की लपटें तेजी से वापस कम होने और आग की चमकदार सोने की तलवार में बदलने से पहले जल उठी। ये पहले से आग की तलवार है। आइस फीनिक्स शिष्य चिल्लाए। ये वही ज्वाला तलवार थी जिसके कारण कुछ क्षण पहले बर्फ और ठंड से म्यूहन्नी की रक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिससे म्यूहन्या ऐसी असहाय स्थिति में आ गई थी। और अब ये यूनचे के खिलाफ फिर से सामने आया था। हुओपोन ने एक बार फिर इस बेहद भयानक ज्वाला तलवार को प्रज्वलित किया था। इसके अलावा इससे निकलने वाली आभा और उग्र चमक पहले से कमजोर नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से यूचे को कोई और मौका देने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसका पहला झटका इतनी आसानी से बचा लिया गया था। बेहतर होगा कि आप अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें। हुओपोन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। हालांकि आप आराम कर सकते हैं। भले ही आप इस झटके को सह न सकें, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हुओपोन की गोल्डन क्रो की लपटों में हेरफेर करने की क्षमता पहले ही चरम स्तर पर पहुंच गई थी। इससे पहले यहाँ तक कि जब उसने मूहन्नी की सभी सुरक्षाओं को तोड़ दिया था और मूहन्या के शरीर की रक्षा करने वाली गहन ऊर्जा को तोड़ दिया था, तब भी वह वास्तव में मूहन्नी को घायल नहीं करने में कामयाब रहा था। इस बार वह स्वाभाविक रूप से यूनचे को भी कोई चोट नहीं लगने देगा अगर यूचे विरोध करने में असमर्थ थे। यूनचे ने सुनहरी पीली लौ वाली तलवार को देखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वह मूहन्नी की तरह नहीं था जिसने तुरंत बर्फ की ढाल को संघनित कर दिया था। इसके बजाय उसने एक बार फिर अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला, क्योंकि नीली रोशनी एक बार फिर उसकी हथेली के ऊपर घनीभूत हो गई और तेजी से केंद्रित हो गई। यह उनका एकमात्र आंदोलन था। हुओपोन की आंखें थोड़ी डगमगा गईं, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर उग्र रोशनी टिमटिमा रही थी और सुनहरी पीली लौ वाली तलवार अनगिनत भयभीत निगाहों के नीचे अचानक नीचे झुक गई। आसमान में तीखी सुनहरी पीली रोशनी की एक लकीर कट गई, जो पूरी दुनिया को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। तलवार के सामने यूनचे पूरी तरह से स्थिर रहा, कोई हलचल नहीं की। यहाँ तक कि उसके शरीर को ढकने वाली गहन ऊर्जा भी शांत रही। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके दाहिने हाथ की नीली रोशनी लगातार गहरी और अधिक रहस्यमय होती गई। पोन के गोल्डन एनिहिलेशन को देखने के बाद ये बच्चा अब इसका विरोध करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, हुओ रूली ने जोर से चिल्लाया। हालांकि हर कोई पहले से ही जानता था कि हुओपोन यूनचे को घायल नहीं करेगा। वे इसकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुनहरे पीले रंग की लौ वाली तलवार उतरते समय उनके दिल कड़े हो गए थे। फिर भी जब लौ की तलवार तेजी से यूनचे पर बंद हो गई, तब भी वह नहीं हिला।
जैसे ही उसकी तलवार नीचे आई, हुओपोन की उग्र आंखें युनचे को घूरने लगी। उनका भी मानना था कि युनचे डर गया था और प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गया था। इस समय सुनहरे पीले रंग की लो वाली तलवार युनचे के सिर से महज कुछ मीटर की दूरी पर थी। हुओपोन की भौहें तन गईं क्योंकि जैसे ही उसने लो की तलवार को युनचे को छुआ, उसने अचानक उसे रोकने की तैयारी कर ली। लेकिन ठीक इसी क्षण युनचे ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सुनहरे पीले रंग की लो वाली तलवार को पकड़ने के लिए प्रयास किया। युनचे की अचानक कार्रवाई से पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय और फ्लेम गॉड दायरे के लोगों के होश उड़ गए। यहाँ तक कि मुहन्या की पूरी शक्ति सुरक्षा को भी इस भयानक फ्लेम तलवार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जो पूरी तरह से इसके भीतर निहित शक्ति की आश्चर्यजनक मात्रा का प्रदर्शन कर रहा था। फिर भी युनचे ने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। वो एक पल में ही भस्म हो जाएगा। युनचे, रुको! म्यू हुआनजी इतनी जोर से चिल्लाया, उसका गला लगभग फट गया। आह! म्यू जियाओलन चिल्लाया, ये लड़का पागल हो गया है। हुओ रूली चिल्लाए। हुओपोन को भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सुनहरी पीली लौ वाली तलवार को तितर बितर करने की कोशिश करने में उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पुतलियां फैल गईं, लेकिन वह सिर्फ देखता ही रह गया जब युनचे की चमकती नीली हथेली ने बिजली की तरह सुनहरी पीली लौ वाली तलवार को पकड़ लिया। साज! हल्के सफेद कोहरे ने आसमान को ढक लिया और ठंड की गहरी ऊर्जा के बुझने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। लेकिन सफेद कोहरे के बीच जिस बिंदु पर युनचे ने चमकती सुनहरी पीली लौ वाली तलवार को छुआ, वह अचानक ढह गई। टकराना! क्या? इस दृश्य का सामना करते हुए चकित हुओ रूली अचानक पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जैसे ही ज्वाला तलवार खंडित हुई, गोल्डन क्रो की लपटों की ऊर्जा तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई और बेतहाशा बिखर गई। पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर लंबी ज्वाला तलवार उग्र प्रकाश के कई खंडित टुकड़ों में बदल गई थी, जो ठंडी हवा से तुरंत बुझ गए थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओपोन की तलवार चलाने वाली भुजा ऐसे चलती रही मानो उसकी तलवार अभी भी वहीं हो, लेकिन उसके शरीर का बाकी हिस्सा जम गया हुआ लग रहा था क्योंकि वह लंबे समय तक गतिहीन रहा। उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी, कुछ ऐसा देखा जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। क्या अभी क्या हुआ? यहाँ तक कि प्रतिष्ठित फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर यान जुएहाई भी घटनाओं से अवाक रह गए थे। यान वानकान केवल धीरे से सिर हिला सका क्योंकि उसके चेहरे पर सदमे के भाव यान जुएहाई और हुओ रूली के चेहरे से मिल खा रहे थे। यहाँ तक कि संपूर्ण डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय भी अचंभे में पड़ गया था। आखिरकार उन्होंने म्यू हान्या को इस ज्वाला तलवार से आसानी से पराजित होते देखा था। इसकी शक्ति स्पष्टतः अत्यंत भयावह थी। फिर भी युनचे इस ज्वाला तलवार को तितर बितर करने में सक्षम था। जहां तक मुहन्नी का सवाल है, जो अभी अभी गोल्डन एनिहिलेशन से हार गया था और व्यक्तिगत रूप से इसकी भयानक शक्ति को महसूस किया था, ऐसा लग रहा था कि वह मौके पर ही भयभीत हो गया था। यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियां भी पूरी तरह से जम गई थी क्योंकि वह काफी देर तक भावनाहीन होकर उस जगह को देखता रहा था। युनचे ने अपना हाथ नीचे किया और शांति से हुओपोन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी कदम है। हालांकि गोल्डन एनिहिलेशन भयानक था, अंत में ये शुद्ध गोल्डन क्रो लो ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं था। जब तक ये पूरी तरह से आग की लपटें थीं, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे संभवतः उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ। इस समय म्यू हुआनजी, जो बहुत देर से स्तब्ध था, अचानक हंसने लगा। वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति बनने के योग्य है जो झील में हजारों मीटर नीचे उतरा हो, बर्फ के लिए अपनी प्रतिभा के साथ, यहाँ तक कि अपनी दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र की गहन शक्ति के साथ, वह एक दिव्य क्लेश क्षेत्र कृषक की गोल्डन क्रो की लपटों को तितर बितर करने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा है जो लगभग कभी नहीं देखा जाता है। हालांकि इसके तुरंत बाद म्यू हुआनजी को एहसास हुआ कि उसने अपनी उत्तेजना के कारण नियंत्रण खो दिया है और उसने कुछ कठोर शब्द कहे। इस प्रकार वह जल्दी से चुप हो गया। क्या झील में हजारों मीटर अंदर? जैसे ही म्यू हुआनजी ने इस तथ्य का खुलासा किया, यान वानकांग, यान जुएहाई और हुओ रूली सभी ने एक साथ अपना आश्चर्य प्रदर्शित किया। स्वाभाविक रूप से वे तीनों स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के बारे में जानते थे और संबंध बनाने में सक्षम थे। इसके अलावा दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में किसी के लिए इसमें हजारों मीटर नीचे उतरने के लिए बर्फ के लिए एक अतुलनीय रूप से भयानक जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता होती है। तीनों ज्वाला देव क्षेत्र संप्रदाय के गुरुओं की निगाहें एक दूसरे से जुड़ गईं क्योंकि उनके भाव बदल गए। इस प्रकार की प्रतिभा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ थी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू जुआनिन ने यूचे के लिए म्यू हनी जैसी दुर्लभ प्रतिभा को त्याग दिया था, जो निचले क्षेत्र से था और जिसकी खेती केवल दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र की शुरुआत में हुई थी। तीनों को तुरंत एहसास हुआ कि डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय ने ऐसी प्रतियोगिता का प्रस्ताव क्यों रखा था। यदि यह एक वास्तविक लड़ाई होती तो दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर एक अभ्यासी के लिए दैवीय क्लेश क्षेत्र में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यदि वे केवल गहन कलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और तत्वों की शुद्ध ऊर्जा को जारी करने के लिए गहन कलाओं का उपयोग कर रहे थे, तो जब तक बर्फ में उनकी उपलब्धियां काफी अधिक थीं, युनचे अपने साथ भी उच्च स्तरीय बर्फ की गहन ऊर्जा को जारी करने में सक्षम होंगे। कम खेती उसे अपने उच्च खेती प्रतिद्वंद्वी की लो गहन ऊर्जा के खिलाफ बचाव करने की अनुमति देती है। केवल दोनों के बीच का अंतर पूरे 2 लोकों का था और ज्वाला गहन ऊर्जा के साथ वोपोन की अपनी उपलब्धियां पहले से ही बहुत अधिक थीं। यूचे के लिए ऐसा करने में सक्षम होना ये केवल तभी संभव हो सकता था यदि बर्फ के साथ उसकी उपलब्धि स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके लिए केवल दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र की साधना के साथ झील में हजारों मीटर नीचे उतरने में सक्षम होना ये पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। यूचे ने वास्तव में पहले वोपोन की सुनहरी पीली लो तलवार के खिलाफ बचाव किया था। इससे स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि तात्विक कानूनों के मामले में वह वोपोन से कहीं बेहतर था। यूचे वास्तव में इतना मजबूत है। आइस फीनिक्स के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। वह केवल दैवीय मूल क्षेत्र में है, फिर भी वह वरिष्ठ भाई हानि से अधिक मजबूत है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि सेक्ट मास्टर ने वास्तव में उसे चुना। आइस फीनिक्स के अधिकांश शिष्यों ने कमोबेश स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में ही सुना था, और इसलिए जब म्यू जुआनिन ने यूचे को चुनने और म्यू हानि और म्यू फिक्स्यू को छोड़ने का फैसला किया, उनमें से लगभग सभी हैरान हो गए थे और कुछ समझ पाने में असमर्थ हो गए थे, जबकि कुछ क्रोधित भी हो गए थे। लेकिन अब मोहनी और युनचे को वोपोन द्वारा संचालित एक ही सुनहरे पीले रंग की लौ वाली तलवार का सामना करते हुए देखने के बाद, जिसका परिणाम अलग अलग था, उन सभी ने अपना मन पूरी तरह से बदल दिया था। बधाई हो स्नो सॉन्ग रियलम किंग, इतने अच्छे शिष्य को स्वीकार करने के लिए, हुओ रूली ने दांत पीसते हुए कहा। अब जब बात इस बिंदु पर पहुंच गई थी तो अंततः उसे आंतरिक रूप से पता चल गया कि उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि जैसे ही उसने बार बार यूचे द्वारा गोल्डन एनिहिलेशन को तोड़ने का दृश्य अपने दिमाग में दोहराया, वह शांत होने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि मेरे निम्न शिष्य की तुलना में वह अभी भी बहुत बुरा है। पोन हुओ रूली ने बेहद उत्तेजित आवाज में कहा, आखिरी कदम के लिए आपको अब और पीछे नहीं रहना है। स्नो सॉन्ग रियलम किंग को हमारे फ्लेम गॉड रियलम की 10,000 वर्षों में एक बार होने वाली प्रतिभा को स्पष्ट रूप से देखने दे। वोपोन काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने पीछे मुड़कर कहा, मास्टर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हुओ रूली ने धीरे धीरे सिर हिलाया क्योंकि उसकी आंखें लगातार शातिर होती जा रही थीं और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा रही थी। जैसे ही उसने पहले के दांव और फिर यूचे के अकेले हाथ से अपने स्वर्णिम विनाश के बारे में सोचा, वोपोन ने दोनों मुट्ठियां भींच ली और फिर पुष्टि में अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि यान वानकान कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, वह क्षण भर के लिए रुक गया और फिर उसने वहीं रहने का फैसला किया जहां वह था और उसने हल्की सी आह भरी। हालांकि इससे कुछ रहस्य उजागर हो सकते थे, वो रूली वास्तव में हार नहीं सकती थी। इस प्रतियोगिता पर लगाए गए दांव के साथ वो रूली बिल्कुल भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10,000 साल में एक बार प्रतिभा, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी बहादुरी। ठीक है, तब ये राजा ध्यान से देखेगा कि तुम्हारा साहस कहां से आता है। मुझे आशा है कि आप अधिक भयभीत नहीं होंगे। डिवाइन मास्टर रियलम स्नो सॉन्ग रियलम किंग का सामना करते हुए वो रूली ने कुछ बेहद अतिरंजित शब्द कहे। पोन की अभिव्यक्ति पहले से ही बेहद गंभीर हो गई थी क्योंकि उसके शरीर पर गोल्डन क्रो की लपटें फिर से भड़क उठी। हालांकि इस बार आग की लपटें विशेष रूप से विरल और सुस्त थीं। हाँ, पोन ने गुर्राया। लगभग तुरंत बाद वह बेहद दर्दनाक तरीके से चिल्लाया। हाँ, गोल्डन क्रो की आत्मा की छाया उसके शरीर पर उभर आई, लेकिन ये पहले से अलग थी। इस बार गोल्डन क्रो की आत्मा की छाया में भ्रम की थोड़ी सी भी भावना नहीं थी। इसके बजाय यह अत्यंत वास्तविक लगा, मानो सच्ची गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा अचानक अवतरित हो गई हो। उड़ती हुई बर्फ रुक गई क्योंकि पास की गहरी बर्फ, जो हजारों वर्षों से जमी हुई थी, भयानक गति से चुपचाप पीछे हटने लगी। जलती हुई गर्मी ने आसपास की ठंडी हवा को पूरी तरह से निगल लिया और लगातार आसपास के वातावरण में फैलती रही।
जैसे जैसे गर्मी तीव्र होती गई, रोशनी में भी भारी बदलाव आया। उनके सामने की दुनिया अचानक लाल रंग की परत में ढक गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाल रंग धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने से पहले तीव्र होता गया। ये है। तापमान पहले ही बेहद चौंकाने वाली डिग्री तक गर्म हो चुका था, फिर भी यह अभी भी तेज गति से बढ़ रहा था। यही वह क्षण था जब म्यू हुआनजी ने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया, जिसके बाद वह स्तब्ध हो गया। आकाश, जो मूल रूप से हल्का बर्फीला सफेद था, पूरी तरह से लाल हो गया था, और ऊपर लाल आकाश में चमकदार सुनहरा सूरज था, जिसकी शक्ल पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस सुनहरे रंग के सूरज को देखकर म्यू हुआनजी को पहले झटका लगा और फिर कुछ भ्रम हुआ। अंत में उसने कुछ ऐसा सोचा जिसके कारण उसकी दोनों पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि वह कितना भी चाहता, वह नाम नहीं बोल सका। ये बस नहीं हो सकता। सूरज, स्वर्ग का रोश। जैसे ही म्यू हुआनजी ने ऊपर देखा, उसके बर्फ जैसे सफेद होंठ हिल गए और उसने ठंडे स्वर में 4 शब्द कहे। आइस फीनिक्स का कोई भी शिष्य इन छोटे 4 शब्दों को समझ नहीं सका, लेकिन सभी बुजुर्गों और महल के मालिकों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे प्रकाश से प्रभावित हुए हों, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास की अभिव्यक्ति उभरी, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव उस समय की तुलना में कई गुना अधिक थे जब उन्होंने यू चेको वोपोन की सुनहरी ज्वाला तलवार को रोकते हुए देखा था। 9 सूर्य, स्वर्ग का रोश। ये गोल्डन क्रो के जलती हुई दुनिया के रिकॉर्ड के 10वें चरण की दिव्य शक्ति थी। ये परम दिव्य ज्वाला थी जिसे हुओरूली भी अब तक विकसित करने में विफल रही थी। हुओपोन का पूरा शरीर पूरी तरह से सुनहरी लेप्टोस से ढका हुआ था, केवल उसकी आकृति की एक धुंधली रूपरेखा रह गई थी। लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वे सभी आकाश में लटकते सुनहरे सूरज को देखने में बहुत व्यस्त थे। चाहे वह कोई भी हो, जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई वह थी नीले आसमान के बीच चमकता हुआ सूरज। 9 सूर्य, स्वर्ग का रोश। इन 4 शब्दों ने आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्गों को बहुत बड़ा झटका दिया, फिर भी युवा पीढ़ी इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। हालांकि जब जूनियर्स ने देखा कि बड़ों और हॉल मास्टरों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये 4 शब्द कितने भयानक होंगे। आहोहे! हुओपोन चिल्लाता रहा, उसकी आवाज लगातार कर्कश होती जा रही थी। बीच बीच में गोल्डन कौवे की चीख गूंज उठती थी, क्योंकि तीव्र चीखों और चीखों के बीच सुनहरी पीली चमक तेजी से शुद्ध सुनहरे रंग में बदल जाती थी। जहां तक चमकते सूरज की बात है, वह शांति से वहीं रहा जहां वह आकाश में था, और ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर भी भयानक आभा प्रत्येक सांस के साथ तेजी से बढ़ती रही, जैसे कि यह कभी नहीं रुकेगी। युनचे की नजरें भी आसमान में सूरज पर टिकी थीं, हटने में असमर्थ थी। जैसे ही उसके दिमाग में उथल पुथल मची, म्यू जुआनेन की आवाज अचानक उसके कान में फैल गई। ये गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड के 10वें चरण की शक्ति है। इसे 9 सन्स हेवंस फ्यूरी कहा जाता है। 10वां चरण। यू चे का दिमाग एक बार फिर हिल गया। जब पूर्णता के लिए खेती की जाती है, तो 9 सूर्य, स्वर्ग का रोश वास्तव में दुनिया को बुझाने के लिए 9 सूर्यों को बुलाता है। ऐसा लगता है कि हुओपोन केवल सबसे प्राथमिक स्तर, एक सूर्य चरण पर है। हालांकि फ्लेम गॉड क्षेत्र के इतिहास को बनाने वाले हजारों वर्षों में केवल 4 कृषक वास्तव में 9 सूर्य, स्वर्ग के रोश की सफलतापूर्वक खेती करने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि गोल्डन क्रो संप्रदाय के इतिहास में सबसे मजबूत कृषक हुओरूली भी अभी तक गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड के 10वें चरण में जगह नहीं बना पाया है। यू चे उन 4 गोल्डन क्रो सीनियर्स के लिए, जिन्होंने गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड के स्टेज स्तर को विकसित करने का प्रबंधन किया था, सबसे छोटा पहले से ही 6000 साल से अधिक का था। हालांकि हुओपोन वह अभी तक 30 तक नहीं पहुंचा है। यू चे का मन कांप उठा। हुओपोन द्वारा जारी द 9 सन्स हेवंस फ्यूरी में एक भयानक आभा थी जो येलो स्प्रिंग्स एशेज से अनगिनत गुना अधिक थी, फिर भी ये केवल सबसे बुनियादी एक सूरज चरण में थी। संपूर्ण 9 सूर्य, स्वर्ग का रोश किस प्रकार के भयानक क्षेत्र तक पहुंचेगा? इस प्रकार की शक्ति, क्या आप इसका विरोध कर सकते हैं? यदि तुम नहीं कर सकते तो सीधे आत्मसमर्पण कर दो और मैं परिणाम भुगतूंगा। तुम्हें अपने आप को मजबूर नहीं करना चाहिए। म्यू जुआनेन की आवाज ठंडी और भावनाओं से रहित थी। बिना किसी हिचकिचाहट के यू चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी नजर अभी भी आकाश में लटकते सूरज पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियों के भीतर गहरी इच्छा की झलक उभर आई थी। गोल्डन क्रो की आत्मा से उन्होंने स्वयं गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड के पहले 7 चरण प्राप्त किए थे।
तब से गोल्डन क्रो की लपटें इतनी शक्तिशाली होने के कारण उन्होंने उसकी मुख्य क्षमता के रूप में फीनिक्स की लपटों का स्थान ले लिया था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड का उच्च स्तर वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। उसने मन में सोचा, यदि मैं दुष्ट ईश्वर की अपनी शक्ति से गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड के उच्च स्तरों को सीखने में सक्षम हो सकता हूँ, तो मुझे बिना किसी कठिनाई के उन्हें जल्दी से विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उस समय मेरी अपनी ताकत एक और स्तर ऊपर उठने में सक्षम होगी। केवल चूंकि यह गोल्डन क्रो संप्रदाय की मूल दिव्य कला थी, वे स्वाभाविक रूप से इसे दूसरों को सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे। मु जुआनिन की नजर अनजाने में यूं चे की आंखों पर पड़ी और फिर कहीं और देखने लगी। हुओ पोन के शरीर से पसीने की गुच्छेदार बूंदें मूसलाधार बारिश की तरह गिरी, जो तुरंत वाष्पीकृत हो गईं। हुओ पोन की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं, क्योंकि आकाश में सूर्य की आभा अंततः स्थिर होने लगी और इस समय बढ़ना बंद हो गई। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के नीचे पहले का पीला सफेद आकाश सुनहरे पीले रंग का एक चमकदार द्रव्यमान बन गया था, जो जहां तक वे देख सकते थे फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि धधकता सूरज दुनिया का केंद्र बन गया था, क्योंकि उसने एक सच्चे सूरज की तरह ही प्रकाश की चकाचौंध कर देने वाली किरणें छोड़ी थीं। यदि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि यह सब एक युवा गहन अभ्यासी के कारण हुआ था, जो केवल दिव्य क्लेश क्षेत्र में था। इस समय हुओ पोन को अब केवल एक अद्वितीय प्रतिभा नहीं माना जा सकता है। ये स्पष्ट था कि वह एक राक्षस था जो तर्क और ज्ञान के दायरे से परे चला गया था। वह एक राक्षस था जिसने डिवाइन आइज फीनिक्स संप्रदाय के सभी ऊपरी स्तर के सदस्यों को सदमे में डाल दिया था। प्राचीन किंवदंतियों में गोल्डन क्रो की लपटों का स्रोत सूर्य की लपटें थीं। इस प्रकार 9 सन्स हेवन फ्यूरी द्वारा बनाई गई लपटें सूर्य की सच्ची लपटें थीं। हुओ रूली का सिर धीरे धीरे घूम गया, क्योंकि उसकी पुतलियां लगातार उत्तेजना से जल रही थीं। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह केवल सपना देख सकता था, एक ऐसा क्षेत्र जिस तक वह कभी नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि जब मु हन्नी अचानक स्पॉइलर खेलने के लिए बाहर आई थी, हुओ रूली ने शिकायत करने की जहमत नहीं उठाई थी। दैवीय क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर के मु हन्नी के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि यान झुओ भी, जो आज अपनी 8वें स्तर की साधना के साथ आया था, हुओ पोन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हुओ रूली की नजर में जब म्यू हन्नी बाहर कूदा था, तो वह केवल सब्जियां पहुंचा रहा था और हुओ पोन के लिए थोड़ी सी भी बाधा नहीं होगी। म्यू जुआनाइन, जिस शिष्य को आपने अभी स्वीकार किया है, वह वास्तव में सामान्य नहीं है और वास्तव में मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि हुओ पोन की तुलना में उसमें अभी भी बहुत कमी है। हुओ रूली हुओ पोन के पास खड़ा था और उसने बेहद अहंकार और गर्व से उपहास किया। पोन अपने मूर्ख स्वामी से 100 गुना अधिक मजबूत है। भविष्य में वह फ्लेम गॉड दायरे के इतिहास में दिव्य मास्टर दायरे तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होंगे। एक दिव्य गुरु बने। ईश्वर क्षेत्र में इन 4 शब्दों में अत्यंत पवित्र महत्व था, क्योंकि दिव्य स्वामी नश्वर लोगों की नजर में देवता थे। फिर भी जब हुओ रूली ने ये शब्द कहे, तो दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों में से कोई भी नहीं हंसा। 24 साल पुराना गोल्डन क्रो के जलती हुई दुनिया के रिकॉर्ड का 10वां क्षेत्र। ऐसे राक्षस का वर्णन करने के लिए दिव्य गुरु बने का प्रयोग बिल्कुल भी अतिरंजित या हास्यास्पद नहीं लगा। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में एक दिव्य गुरु की उपस्थिति के बाद मध्य तारा क्षेत्र के बीच इसकी स्थिति अचानक आसमान छू गई थी। यदि ज्वाला देव क्षेत्र किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जो दिव्य मास्टर क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तो ये सीधे ऊपरी सितारा क्षेत्र में भी चढ़ सकता है। संप्रदाय गुरु म्यू बिंगयुन ने थोड़ी देर तक युनचे को देखा, फिर अंत में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और म्यू जुआनिन की ओर बोली। म्यू बिंगयुन और म्यू जुआनिन दोनों जानते थे कि युनचे के शरीर में दुष्ट भगवान की शक्ति है। हालांकि चूंकि वे युनचे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि दुष्ट भगवान की शक्ति की सीमा के स्तर तक पहुंच सकती है। इतने ऊंचे स्तर की दिव्य गोल्डन क्रो लपटों का सामना करते हुए म्यू बिंगयुन युनचे के लिए डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। म्यू जुआनिन ने कोई जवाब नहीं दिया। हुओ रूली, हालांकि आपने स्वयं कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन आपने वास्तव में एक अच्छा शिष्य बना लिया है। म्यू जुआनिन ने ठंडा उपहास किया। गह गह। हुओ पोन की आकृति अभी भी आग की लपटों से घिरी हुई थी। वह जोर से हौंफते हुए अपना एक हाथ आसमान की ओर कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति और सांसें दर्द से भरी हुई लग रही थी। आखिरकार, हालांकि यह केवल प्रारंभिक स्तर था, एक सूर्य, फिर भी यह उसकी दिव्य क्लेश क्षेत्र की खेती के लिए बहुत अधिक बोझ था। हालांकि उसने इसका जबरदस्ती इस्तेमाल किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी ताकत भी पूरी तरह खत्म कर दी थी।
हे हुओ रूली ने हंसते हुए कहा, जल्दी करो और अपने शिष्य को आत्मसमर्पण करने के लिए कहो। आपको पता होना चाहिए कि यह नौ सूर्य स्वर्ग का रोष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। एक बार जब इसका अवतरण शुरू हो जाएगा तो आपका नवस्वीकृत शिष्य निश्चित रूप से मर जाएगा। समर्पण। मु जुआनिन के चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। क्या इस तरह की चीज को नौ सूर्यों का स्वर्ग का रोष भी माना जा सकता है? हुओ रूली की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गंभीरता से कहा, जैसा कि स्नो सॉन्ग दायरे के राजा से उम्मीद की जाती थी, आप निश्चित रूप से जिद्दी हैं। असल में आपको अपने प्रत्यक्ष शिष्य के जीवन और मृत्यु की भी परवाह नहीं है। मेरी तो आज सचमुच आंखें खुल गईं। जीवन और मृत्यु। हम्फ, आप ये क्यों मानते हैं कि इस राजा का शिष्य मात्र 9 सूर्यों के स्वर्ग के प्रकोप से बचाव नहीं कर सकता? म्यू जुआनयिन ने बेरुखी से पूछा। अच्छा। हुओ रूली का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। यदि म्यू जुआनिन ने उसका अपमान किया होता तो वह इसे सहन कर सकता था, लेकिन उसने वास्तव में नाइन सन्स हेवेंस फ्यूरी का अपमान करने का साहस किया था। फिर यदि आपका शिष्य ये यू चे नाइन सन्स हेवन के रोष से मर जाता है तो आप क्या करेंगे? मरना। म्यू जुआनयिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बेहद उदासीनता से कहा, अच्छा, फिर यह राजा आपको बताएगा कि क्या होगा। यदि युनचे इस नाइन सन्स हेवन के रोष से गंभीर रूप से घायल हो जाता है या मारा जाता है तो ये राजा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का वादा करता है। यदि यह वादा टूटा तो स्वर्ग मुझ पर प्रहार करे। हुओ रूली, क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है? इन भारी शब्दों ने सभी को अचंभे में डाल दिया। हुओ रूली इन शब्दों से विशेष रूप से चौंक गया क्योंकि उसने म्यू जुआनिन की ओर इशारा किया और अपने दांत पीसते हुए कहा, म्यू जुआनिन, ये कुछ ऐसा है जो आपने स्वयं कहा है। संप्रदाय गुरु। यह है। चुप। डेवी या हॉल के एक बुजुर्ग ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि म्यू जुआनिन ने उसे घूर कर देखा और उसे डांटा। 2 शिष्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आप सभी को ये सब बकवास कहाँ से मिल रही है? जब वे आपस में मारपीट कर रहे हो तो यदि आप में से कोई हस्तक्षेप करने का साहस करता है तो इस राजा को कठोर होने के लिए दोष न दे। आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्ग और हॉल मास्टर पीले पड़ गए क्योंकि अब उनमें बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। इस बीच यान वानकांग और यान जुएहाई ने बस एक दूसरे को देखा। अगर युनचे मर जाती तो वह बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं करती। इतना ही नहीं, बल्कि उसने किसी अन्य को हस्तक्षेप करने और उसे बचाने से भी मना किया था। लेकिन यह 9 सूर्यों का स्वर्ग का प्रकोप था। युनचे इसे कैसे प्राप्त कर सकता था? पोन। हुओ रूली चिल्लाए। हुओ पोन ने कठिनाई से अपना सिर उठाया। मास्टर, लेकिन उद्धरण चिन्ह, अब जब स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने ऐसी बातें कही हैं तो आप इसे कैसे वापस ले सकते हैं? हुओ रूली चिल्लाए, हमला करो। हुओ पोन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था क्योंकि उसने भयंकर रूप से अपने दांत भींच लिए और जोर से दहाड़ने लगा। उसके शरीर पर आग की लपटें तुरंत फूटने लगी क्योंकि उग्र आकाश में चमकदार सूरज सदमे की चीखों के बीच उतरने लगा। वाह! आइस फीनिक्स शिष्य अभी भी पहले की गर्मी को सहन करने में सक्षम थे, लेकिन अब जैसे ही सूरज उतरा पूरी दुनिया अचानक आग की लपटों में घिर गई क्योंकि सबसे कम साधना वाले आइस फीनिक्स शिष्य अचानक चीखने लगे। दर्द। 72 बुजुर्ग और 36 हॉल मास्टर इस समय गर्मी को रोकने के लिए क्रिस्टलीय बर्फ के एक विशाल अवरोध को संघनित करते हुए अचानक आकाश में उड़ गए। परिणाम स्वरूप हालांकि भीतर की गर्मी को स्वाभाविक रूप से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। युनचे, जो इस सब के केंद्र में था, अब 9 सूर्यों के स्वर्ग के रोष की क्रूर शक्ति का सामना कर रहा था। ढलते ही चिलचिलाती धूप ने आग की लपटें छोड़ दी। यहाँ तक कि बर्फ की बाधा के दूसरी तरफ आइस फीनिक्स के सभी शिष्य अभी भी हमले की अद्वितीय और भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। युनचे ने अपना सिर उठाया, उसका पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग में चमक रहा था। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे नीचे आया, ये स्पष्ट हो गया कि यह युनचे की ऊर्जा पर बंद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हुओ पोन ने युनचे को भागने का मौका दे दिया था। हालांकि युनचे ने कोई हलचल नहीं की और वह वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर चमकते सूरज पर टिकी रही जो उसकी ओर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह इसका विश्लेषण कर रहे हों। अनगिनत चीखें और सदमे की चीखें एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गईं, क्योंकि सभी ने गौर से देखा कि धधकते सूरज ने आखिरकार उतरते हुए युनचे को अपने अंदर समा लिया। बूम टिल्डर 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 टिल्डर। सुनहरी रोशनी के विस्फोट के साथ एक धीमी विस्फोटक ध्वनि हुई क्योंकि हजारों मीटर ऊपर का आकाश उग्र चमक से प्रकाशित हो गया था। सभी ने देखा कि उनके सामने सूरज पूरी तरह से फट गया। जिस स्थान पर युनचे था उसे पूरी तरह से सुनहरे रंग में बदल दिया गया था। वहां केवल सुनहरी, विश्व को भस्म करने वाली ज्वालाएं जल रही थीं और भड़क रही थीं।
बर्फ की परतों ने सभी को सुनहरी लपटों से अलग कर दिया, जिससे उन्हें हर जगह उग्र होने से रोका गया। बहरहाल आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्ग और क्रिस्टलीय बर्फ अवरोध को बनाए रखने वाले हॉल मास्टर भयभीत थे, क्योंकि जिस शक्ति को उन्होंने बर्फ की बाधा से टकराते हुए महसूस किया, वह लगभग दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी। दैवीय क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति एक दिव्य आत्मा क्षेत्र के कृषक के बराबर शक्ति जारी कर रहा है। ये देखते हुए कि सबसे बुनियादी 9 सूर्यों का स्वर्ग का प्रकोप कितना भयानक था, यदि 9 सूर्य वास्तव में अवतरित हुए होते तो शायद ये वास्तव में स्वर्ग के क्रोध को नष्ट करने वाली दुनिया होती। केवल यूं चे यान वानकान की निगाहें उज्जवल थी, क्योंकि वह भी उगते हुए चमकते सूरज की असाधारण दृष्टि से प्रभावित था। उसने जोर से आह भरी, क्योंकि वह वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सका कि मु जुआनिन ने अपने शिष्य के जीवन की उपेक्षा क्यों की और इतना भारी वादा करने की पहल करते हुए उसे जब्त नहीं होने दिया। उसकी आह अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक उसके हाव भाव बदल गए। गोल्डन क्रो फ्लेम्स की परतों के माध्यम से वह अभी भी यूचे की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके अलावा यह आभा न केवल मौजूद थी बल्कि असाधारण रूप से स्पष्ट थी। ऐसा लगता था कि यह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है। इस अचानक खोज के कारण फ्लेम गॉड क्षेत्र का ये नंबर 1 विशेषज्ञ सीधे तौर पर 0 हो गया, क्योंकि उसकी नजर उसके सामने वाले क्षेत्र पर मजबूती से टिकी हुई थी। वह अपनी आध्यात्मिक अनुभूति पर विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ था। आइस फीनिक्स के एक शिष्य ने कांपते हुए कहा, इतना भयानक। वास्तव में ज्वाला भगवान क्षेत्र में ऐसे भयानक लोग हैं मुहन्ये, जिनकी वे अतीत में इतनी पूजा करते थे, वास्तव में तुलना नहीं कर सकते थे। यूंचे वो सस ऐसी भयानक शक्ति का सामना करते हुए वह तुरंत मर गया होगा। संप्रदाय मास्टर, वह बकवास मत करो। आइस फीनिक्स शिष्य सभी आश्चर्यचकित और भयभीत थे। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की पूरी युवा पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस स्तर की शक्ति जारी कर सके। जहां तक यूनचे की बात है, वे निश्चित थे कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। शायद पहले ही क्षण में वह तुरंत राख में बदल गया था। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय बुजुर्गों और हॉल मास्टरों के हाव भाव में अचानक भारी बदलाव आ गया है, क्योंकि उनकी निगाहें अभी भी उसी स्थान पर टिकी हुई थी जहां यूचे पहले खड़े थे। अपने हैरान भाव और पूरी तरह से स्थिर निगाहों के साथ वे ऐसा लग रहा था कि सभी ने अपनी आत्मा खो दी है। सूरज के फूटने के काफी देर बाद आखिरकार यह शांत होने लगा, क्योंकि आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगी। जैसे जैसे सुनहरी लपटों के घने समूह धीरे धीरे कम होते गए, एक आकृति जो आग की लपटों के बीच घिरी हुई थी धीरे धीरे उभरने लगी। यूचे अभी भी अपनी मूल स्थिति पर खड़ा था, हालांकि उसके पैरों के नीचे की सारी बर्फ बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके अलावा उसके नीचे अज्ञात गहराई का एक विशाल छेद बन गया था। यूचे की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उनके शरीर के चारों ओर क्रिस्टलीय बर्फ का एक नीले रंग का अवरोध शेष लपटों के बीच खड़ा था, जो सुनहरी और नीली रोशनी को प्रतिबिंबित और उत्सर्जित कर रहा था। कुछ सुनहरी लपटें अभी भी जल रही थीं, लेकिन वे सभी बैरियर के बाहर थीं, भले ही वे कितनी भी जली हो, यूचे के शरीर को छूने में असमर्थ थी। यूचे का पूरा शरीर पूरी तरह से चोटों से रहित था और उसने जो बर्फीले आइस फीनिक्स कपड़े पहने थे उनमें जलने का जरा भी निशान नहीं था। जिस क्षण यूचे की आकृति उभरी, दायरे के भीतर आग की तेज आवाज और जलने की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। जैसे ही गोल्डन क्रो की लपटें धीरे धीरे कम हुई, ये स्पष्ट हो गया कि आइस फीनिक्स के बुजुर्गों द्वारा संघनित क्रिस्टलीय बर्फ अवरोध से घिरे क्षेत्र में बर्फ की परत लगभग 3000 मीटर नीचे गिर गई थी। इसके अलावा जो बर्फ पिघली थी वह नियमित नहीं थी बर्फ, लेकिन असाधारण रूप से कठोर गहरी बर्फ, जिसने अनगिनत वर्षों की ठंडी ऊर्जा को सहन किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी व्यक्ति ने गहरी बर्फ के गायब होने पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सभी की निगाहें यूचे की आकृति पर टिकी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन गोल्डन क्रो की लपटें अंततः पूरी तरह से गायब हो गईं। यूचे ने अपनी उठी हुई भुजाएं नीचे कर ली, क्योंकि उसके चारों ओर क्रिस्टलीय बर्फ की बाधा भी गायब हो गई। उसके दाहिने हाथ की एक चमक के साथ एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे बर्फ का एक खंड अचानक उसके नीचे नवनिर्मित छेद के ऊपर संघनित हो गया हो। उसके दोनों पैर चुपचाप बर्फ पर टिक गए। हुओपोन का शरीर आगे की ओर झुक गया, उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह लाल हो गया। एक नजर में ही ऐसा लग रहा था मानो उसे भून दिया गया हो, क्योंकि उसके पूरे शरीर से पसीने की बूंदें बह रही थीं। उनकी मुद्रा बेहद टेढ़ी मेढ़ी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल से ही खड़े होंगे। उसका पूरा शरीर कमजोर और थका हुआ था।
उसकी आंखें यथासंभव खुली हुई थीं क्योंकि उसकी पुतलियां बाहर की ओर निकली हुई थीं और पूरी तरह से सुरक्षित युनचे को घूर रही थीं, जिससे एक भ्रम प्रकट हो रहा था जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता था। बूम! जब वो पोन जोर से जमीन पर गिरा तो उसका शरीर कांपने लगा। हालांकि उसकी तीव्र कांपती आंखें युनचे पर टिकी रहीं। जो भी हो, उसने अपने सामने जो दृश्य देखा उस पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। जहां तक वो रूली की बात है, जो उसके पास खड़ा था, उसने उसकी मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि वह जहां खड़ा था वह पूरी तरह से डर गया था, जैसे कि उसे किसी प्रतिबंधित अभिशाप ने मारा हो। हुओ रूली की पुतलियां हो पोन की तुलना में और भी अधिक तीव्रता से कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण फट सकती हैं। यह सोचने के लिए मैं यान वान कान का मुंह अनगिनत बार खुला और बंद हुआ, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। इतने बड़े सदमे में उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। केवल वे ही नहीं, डिवाइन आइज फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य एक जैसे थे। उनमें से कोई भी एक भी ध्वनि नहीं बोल सका। ऐसा लग रहा था मानो उन सभी ने अपनी आत्मा खो दी हो। भले ही युनचे स्पष्ट रूप से उनके सामने खड़ा था, पूरी तरह से सुरक्षित, उनमें से किसी ने भी उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की जो उनकी अपनी आंखें देख रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू हुआनजी ने युनचे की ओर देखा, फिर म्यू जुआनिन की ओर देखा, क्योंकि उसके होंठ कई बार हिले लेकिन वह बोलने में असमर्थ था। ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी और किसी ने भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि मू जुआनिन ने भी युनचे को उसकी क्षमता की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से पहले एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा था। केवल युनचे ही जानता था कि यह अपरिहार्य परिणाम था। हुओ पोन के 9 सन्स हेवंस फ्यूरी के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था। वास्तव में भले ही वह हुओ रूली ही क्यों न हो, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। युनचे बोला, उसके शब्द न तो तेज थे और न ही धीमे। 3 चालें बीत चुकी हैं। अब आक्रमण करने की मेरी बारी है। इससे पहले युनचे को एहसास हुआ था कि हालांकि शुद्ध गोल्डन क्रो की लपटें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वह अपनी वर्तमान ताकत से दिव्य क्लेश क्षेत्र हुओ पोन को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि हुओ पोन ने अपना 9 सन्स हेवंस फ्यूरी जारी करने के बाद अपनी संपूर्ण गहन ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ये संभावना थी कि हुओ पोन के पास अपने शरीर के चारों ओर एक रक्षात्मक परत बनाए रखने के लिए पर्याप्त गहन ऊर्जा भी नहीं बची थी। यदि युनचे को हुओ पोन पर उसकी वर्तमान स्थिति में हमला करना होता तो यह वास्तव में बहुत कठिन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे के शब्दों के कारण हुओ पोन की सिकुड़ी हुई पुतलियों को अपना कुछ ध्यान पुनः प्राप्त करना पड़ा। वह फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ था क्योंकि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही खड़ा होने में असमर्थ था। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और जोर से गहरी सांस ली और कठिनाई से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओ रूली ने कुछ नहीं कहा और उसने अपना सिर उठाया और धीरे से अपना सिर बंद कर लिया, गहरी सांस लेने से पहले आंखें। कई क्षणों के बाद अंततः कुछ कठिनाई के साथ उसने सांस छोड़ी। युनचे विजेता है, म्यू हुआनजी ने अंततः घोषणा की। म्यू हुआनजी की घोषणा में अभी भी कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर गहन ऊर्जा शामिल थी, जिससे स्तब्ध आइस फीनिक्स शिष्यों का पूरा प्रांगण जाग गया क्योंकि उनके कान के पर्दे हिल गए। जैसे ही उन्होंने गर्व से खड़े युनचे और बुरी तरह से घुटनों के बल बैठे हुओ पोन को देखा, ऐसा लगा जैसे वे सभी अपनी घबराहट से जाग गए हों और वे सभी एक साथ उत्साह और जोर से जयकारे लगाने लगे। वह जीता, सीनियर ब्रदर युनचे जीत गए, सेक्ट मास्टर जीत गए। तो वरिष्ठ भाई युनचे वास्तव में इतने मजबूत थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सेक्ट मास्टर ने उन्हें अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में चुना। बकवास, आखिर ये संप्रदाय गुरु है, उसकी दृष्टि गलत कैसे हो सकती है। वरिष्ठ भाई युनचे वास्तव में वरिष्ठ भाई हानि से कहीं अधिक मजबूत हैं और उससे कम 10 गुना अधिक मजबूत हैं। क्या वरिष्ठ भाई युनचे वास्तव में दिव्य मूल क्षेत्र में है? ओफ, बहुत भयानक। एक दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र ने वास्तव में एक दैवीय क्लेश क्षेत्र को हरा दिया। उसने वास्तव में हुओ पोन को नहीं हराया। यदि वे वास्तव में लड़ते तो वरिष्ठ भाई युनचे निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। वरिष्ठ भाई युनचे ने मौलिक कानूनों की समझ में जो जीत हासिल की वह थी। यह अफवाह कि वरिष्ठ भाई स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में 10,000 फीट नीचे उतरे थे आखिरकार सच थी। यदि वह दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र में पहले से ही इतना भयानक है तो उसका भविष्य अकल्पनीय होगा। शायद वह एक दिन संप्रदाय गुरु जितना मजबूत बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह ...
तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक दिन स्नो सोन क्षेत्र का अगला महान क्षेत्र राजा बन जाएगा? यह अत्यंत संभव है। जय जयकार की आवाज बहुत देर तक पूरे प्रांगण में छाई रही। जब महान संप्रदाय सभा शुरू हुई थी और जब युनचे को शिष्य के रूप में प्राप्त किया गया था, तो हर किसी को सभी प्रकार की ईर्ष्या और जलन महसूस हुई थी। वे सभी भ्रमित हो गए थे। एक भी व्यक्ति ने युनचे के लिए कोई सम्मान महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वे सभी जलती आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। ये केवल युनचे की जीत नहीं थी, म्यू जुआनिन और हुओ रूली की झड़प और शर्त के कारण ये लंबे समय से एक लड़ाई बन गई थी जिसने दोनों क्षेत्रों के संबंधों को भी प्रभावित किया था। हुओ पोन की प्रतिभा भयानक रूप से ऊंची थी। जब म्यू हनी हुओ पोन से दुखद रूप से हार गया था, तो आइस फीनिक्स के सभी शिष्यों को उनके आतंक के बीच निराशा महसूस हुई थी। लेकिन पलक झपकते ही हुओ पोन युनचे के हाथों गिर गया था। इसके अलावा हुओ पोन ने जमीन पर लेटकर आत्मसमर्पण कर दिया था। वह हिलने डुलने में असमर्थ थी। कानों को तेज करने वाली चीखों के बीच युनचे धीरे धीरे हुओ पोन की ओर बढ़ने लगा। हुओ पोन ने अपना सिर गहराई से नीचे झुका लिया क्योंकि उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसका पूरा शरीर निराशा और अवसाद की मोटी परत से घिरा हुआ लग रहा था। बिना किसी संदेह के वह एक सच्ची स्वर्गीय प्रतिभा थी। अपनी प्रतिभा के स्तर के साथ वह फ्लेम गॉड दायरे के पूरे इतिहास में सबसे महान प्रतिभा थे। फ्लेम गॉड दायरे की वर्तमान पीढ़ी का तो जिक्र ही नहीं किया गया। 3 महान संप्रदाय मास्टर्स ने व्यक्तिगत रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया था। वह घमंडी तो था लेकिन अहंकारी नहीं। फिर भी वह किसी अन्य की तुलना में अधिक गौरवान्वित था। ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग किया था, और फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से हार गए जिसकी खेती उनकी क्षमता से बहुत कम थी। इस तरह का भारी झटका। संभावना थी कि यह एक छाया बन जाएगी जो हुओ पोन के ऊपर मंडराने लगेगी, जो एक दुःस्वप्न बन जाएगी और उसकी साधना के मार्ग में बाधा बन जाएगी, जिससे भविष्य में आगे की सफलताओं को रोका जा सकेगा। इसके अलावा यह एक बड़ी बाधा बन सकती है। युनचे नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एक सच्ची स्वर्गीय प्रतिभा की चमक कम हो जाए। भाई पोन, युनचे हुओ पोन के पास रुका और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तात्विक नियमों के संदर्भ में मैं जीत सकता हूं, लेकिन गहन ताकत के मामले में मैं आपके मुकाबले से बहुत दूर हूं। ये प्रतियोगिता आपके लिए उचित नहीं थी और मैं अपनी जीत पर शर्मिंदा हूं। मैं आपकी ही उम्र का हूं, लेकिन आपकी गहन शक्ति मुझसे कई गुना अधिक है। मैं आपके प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों महसूस किए बिना नहीं रह सकता। भविष्य में आप ही मेरा लक्ष्य होंगे, इसलिए आपको प्रयास जारी रखना होगा। गहन साधना के पथ पर मुझे अपने से आगे न बढ़ने दें। बदले में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मौलिक कानूनों के मामले में आप मुझसे आगे न निकल जाएं। हुओ पोन ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए युनचे को देखा। उसकी नजर धीरे धीरे शांत हो गई। बाद में उसने अपना हाथ बढ़ाया और युनचे का हाथ पकड़ लिया और वह धीरे से खड़ा हो गया। हुओ पोन ने पहले कभी हार स्वीकार नहीं की है। अवसाद और निराशा की हवा सुबह के कोहरे की तरह गायब हो गई जब हुओ पोन के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी और वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। हंसी के बीच कृतज्ञता के संकेत महसूस किए जा सकते थे। हालांकि मैं आज हार गया हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे वापस जीतूंगा। भाई युनचे, आपको सावधान रहना चाहिए। युनचे के शब्दों के भीतर से हुओ पोन युनचे की ईमानदारी और पवित्रता को महसूस कर सकता था। ये केवल विजेता की ओर से हारने वाले के प्रति कहे गए कुछ करुणामय शब्द नहीं थे। आप भी, युनचे मंद मंद मुस्कुराए। जब वे परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे तो एक ही समय में उनके दोनों हाथ आपस में जुड़ गए। जैसे ही यान वानकांग और यान जुएहाई ने इस क्षण को देखा, यान जुएहाई ने गहरी आह भरी। स्नो सोन क्षेत्र की इस पीढ़ी ने एक अविश्वसनीय व्यक्ति को जन्म दिया है। किसी व्यक्ति की मौलिक कानूनों की समझ की ताकत यह निर्धारित करती है कि वह कितनी दूर तक पहुंच सकता है। इस युवक का नाम युनचे है। मुझे डर है कि भविष्य में वह म्यू जुआनिन से भी आगे निकल सकता है। ये वास्तव में डरावना है, लेकिन ये कुछ ऐसा भी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये पहली बार था जब यान वानकांग ने किसी को इतना उच्च मूल्यांकन दिया था। फिर भी यान जुएहाई को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में कुछ क्षण बाद यान जुएहाई ने कुछ झिझक के बाद धीरे धीरे सहमति में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। गर्व नहीं, अहंकार नहीं, क्या बढ़िया आचरण है। युनचे की हरकतों के कारण मू हुआंजी की आंखें चमक उठी और उन्होंने जोर जोर से युनचे की प्रशंसा की। सभी बुजुर्गों और महल के मालिकों ने सहमति में सिर हिलाया और उनके भावों ने उनकी स्वीकृति प्रदर्शित की। युनचे ने वास्तव में फ्लेम गॉड दायरे के 3 महान संप्रदाय के उस्तादों के सामने अपने दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय को बहुत पहचान दिलाई थी।
अतीत में शिष्यों, साथी, बुजुर्गों और महल के स्वामियों को मू हन्नी के स्थान पर युनचे को लेने के फैसले के लिए मू जुआनिन के प्रति भ्रम महसूस हुआ था। फिर भी अब उन सभी ने मू जुआनिन की बुद्धिमान पसंद की प्रशंसा की और शर्मिंदा थे उस पर संदेह करने के लिए स्वयं के बारे में। यूना, वापस आओ, मू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। युनचे ने म्यू जुआनिन की बात मानी और उसके पक्ष में लौट आई। म्यू जुआनिन की ठंडी नजर घूमी और हुओ रूली की आकृति पर जा टिकी। हुओ रूली, अब जब विजेता और हारने वाले का फैसला हो गया है तो आप अपने स्वयं के शब्दों को नहीं भूले हैं। हुओ रूली ने जोर से अपना सिर उठाया और धीरे से अपने दांत भींच लिए और कठोरता से कहा, नुकसान तो नुकसान होता है। म्यू जुआनिन, चिंता मत करो। मैं, हुओ रूली, जो शब्द कहता हूँ वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा, भले ही आकाश ढह जाए और पृथ्वी फट जाए। यदि आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो मैं यहीं और अभी आपके सामने मर जाऊंगा। मैं ये भी कसम खाऊंगा कि गोल्डन क्रो संप्रदाय कभी भी बदला नहीं लेगा। क्या तुम खुश हो, मालिक? हुओ पोन सदमे में रो पड़ी। आपका जीवन, म्यू जुआनिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, जैसा कि बिंगयुन ने इतने वर्षों तक ज्वलनशील जहर की पीड़ा झेली, इस राजा ने वास्तव में आपकी जान लेने का सपना देखा है। लेकिन अब जब बिंगयुन ठीक हो गया है तो इस राजा की अपनी नफरत के कारण 2 क्षेत्रों को नष्ट करने का स्वार्थी इरादा नहीं है। इस राजा के लिए आपके जीवन का पहले से ही कोई मूल्य नहीं है। यदि तुम मुझे अपना जीवन भी दे दो तो भी यह राजा उसे लेने में व्याकुल नहीं हो सकता। हुओ रूली थोड़ा चकित हो गया और उसने गंभीरता से कहा, फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये राजा केवल एक ही चीज चाहता है। जैसे ही म्यू जुआनिन ने बात की, एक बार फिर आंगन में बर्फीला तूफान गिरने लगा। पलक झपकते ही 9 सन्स हेवंस फ्यूरी द्वारा उत्पन्न जलती हुई आभा पूरी तरह से भस्म हो गई, जिससे दुनिया अपनी सामान्य ठंड की स्थिति में लौट आई। ये राजा आपके गोल्डन क्रो संप्रदाय का जलती हुई दुनिया का पूरा गोल्डन क्रो रिकॉर्ड चाहता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे की पुतलियां कांप उठी। क्या? हुओ रूली कांप उठी। उसने म्यू जुआनिन से ऐसा अनुरोध करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। यह स्नो सॉन्ग रियलम किंग, कृपया इस यान को बोलने दें। यान वानकांग ने गंभीरता से कहा, द गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड गोल्डन क्रो संप्रदाय की मूल गहन कला है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोई इसकी खेती तभी कर सकता है जब उसके पास गोल्डन क्रो की रक्तरेखा या आत्मा हो। गोल्डन क्रो संप्रदाय से बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी खेती करना पूरी तरह से असंभव है। इसके अलावा आपके संप्रदाय की बर्फीली गहन ऊर्जा इसके बिल्कुल विपरीत है। ये यान जानना चाहेगा कि स्नो सॉन्ग रियलम किंग गोल्डन क्रो का बनिंग वर्ल्ड का रिकॉर्ड क्यों देखना चाहता है। इस राजा का आपको मेरा लक्ष्य बताने का कोई दायित्व नहीं है। म्यू जुआनिन ने बेरहमी से कहा, हुओ रूली, क्या तुम इसे मुझे देने जा रही हो या नहीं? ये सिर्फ यान वानकांग और कंपनी नहीं थी, संपूर्ण डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय भी पूरी तरह से भ्रमित और उत्सुक था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि उनके संप्रदाय के गुरु ने अपनी बात से पीछे न हटने और किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने की शर्तों के तहत हुओ रूली से जलती हुई दुनिया का गोल्डन क्रो रिकॉर्ड प्रदान करने का अनुरोध क्यों किया था। एक आदिम देव कला के रूप में एक गहन साधक के लिए इसकी एक झलक पाने की चाहत स्वाभाविक थी। हालांकि अंत में वह इसे केवल देख ही रहा था। गोल्डन क्रो की रक्तरेखा या आत्मा के बिना इसे विकसित करना असंभव था। इसके अलावा डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय ने बर्फ की गहन कलाओं की खेती की, जिससे यह और भी असंभव हो गया। यान जुए हाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और साथ ही यान वानकांग और हुओ रूली को ध्वनि प्रसारण भेजा। म्यू जुआनिन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो दिव्य मास्टर दायरे तक पहुंच गया है, एक और छोटा कदम भी आगे बढ़ाना बेहद कठिन है। यदि वह जलती हुई दुनिया का गोल्डन क्रो रिकॉर्ड चाहती है तो उसे बस इसके भीतर से कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वह इसे विकसित नहीं कर सकती, फिर भी यह आखिरकार एक आदिम देव कला है और इसमें सच्चे ईश्वर के नियम और सच्चे ईश्वर की सच्चाइयां शामिल हैं। यान वानकांग ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा और फिर हल्के से सिर हिलाया। ये वास्तव में एकमात्र स्पष्टीकरण था जिसके साथ वह आ सकता था। हुओ रूली के माथे पर रेखाएं हल्की सी कांप उठी। बुरी तरह सांस लेने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, मैं हुओ रूली अपने शब्दों का पक्का आदमी हूँ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, आग की लपटों का एक समूह अचानक उसके हाथ के बीच प्रकट हो गया। अपनी हथेली के एक साधारण झटके से उन्हें म्यू जुआनिन के पास उड़ा दिया गया। म्यू जुआनिन ने क्लस्टर को पकड़ लिया और तुरंत आग की लपटों को बुझा दिया। अचानक एक जेड शास्त्र प्रकट हुआ जो कि लाल सोने की चमक के साथ टिमटिमा रहा था।
उसने इसे खोलकर अंदर नहीं देखा बल्कि बस इसे दूर रख दिया और उदासीनता से कहा, संप्रदाय मास्टर हुओ वास्तव में भरोसेमंद है। ये राजा अब तुम्हें उच्च दृष्टि से देखेगा। हुओ रूली ने जोर से नाक भान सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का रोम रोम आग की लपटों से जलने वाला है। संप्रदाय मास्टर हुओ ने अपने वचन का कितनी अच्छी तरह पालन किया है। ये राजा सींग वाले ड्रैगन के मामले पर सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यान वानकांग के चेहरे पर खुशी उभर आई। हालांकि मु जुआनिन के शब्दों में अचानक तीखा मोड़ आ गया। हालांकि इससे पहले आप सभी को पहले इस राजा के एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यान वानकांग ने तुरंत जवाब दिया, कृपया पूछें स्नो सॉन्ग रियलम किंग। जब तक इसमें हमारे संप्रदायों का कोई रहस्य शामिल नहीं है, हम तीनों किसी भी बात का जवाब देने को तैयार हैं। इस समय म्यू जुआनेन की नजर एक बार फिर हुओपोन पर पड़ी। सींग वाले ड्रैगन के जरूरी मामले के कारण आप तीनों व्यक्तिगत रूप से मेरे स्नो सॉन्ग दायरे में आए थे। हालांकि अब तक आपने मुझे जो 2 कारण बताए हैं, उनमें से अभी भी एक और कारण है और इसका संबंध हुओपोन से होना चाहिए। म्यू जुआनेन के अंतिम शब्दों के कारण तीनों संप्रदाय के स्वामी एक साथ स्तब्ध हो गए। जब यान वानकांग ने आह भरी और जवाब दिया, स्नो सॉन्ग रियलम किंग की आंखें वास्तव में तेज हैं। दरअसल इस बार सींग वाले अजगर को मारने की हमारी इच्छा का पोन से काफी लेना देना है। हमें उम्मीद है कि इसके शरीर पर अग्नि आत्मा का खजाना प्राप्त करके हम पोन की मदद कर सकते हैं। संप्रदाय मास्टर यान जुएहाई ने सख्ती से टोका। यान वानकांग ने अपना सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नो सॉन्ग रियलम किंग की ताकत के बिना हमारे लिए प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मारना असंभव है। चूंकि हम ईमानदारी से स्नो सॉन्ग रियलम किंग की सहायता का अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए हम कोई रहस्य नहीं छिपा सकते। यान जुएहाई ने कई बार अपना मुंह खोला लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आखिरकार उसने बस आह भरी और चुप रहा। यान वानकांग ने सख्ती से कहा, प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में अभी भी 2 साल से अधिक का समय है। इस बार के गहन ईश्वर सम्मेलन के पीछे चाहे जो भी छिपा हो, जब तक कोई शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकता है, वह 1000 वर्षों तक शाश्वत स्वर्ग मोती में खेती कर सकता है। जबकि अनंत स्वर्ग मोती में 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, बाहरी दुनिया में केवल 3 वर्ष बीते होंगे। हालांकि यह उल्लेख करने लायक भी नहीं है, क्योंकि अनंत स्वर्ग मोती द्वारा बनाए गए दायरे के भीतर अत्यधिक उच्च स्तर के कानूनों के कारण इसके भीतर की हजारों वर्षों की खेती इसके बाहर कई हजारों वर्षों की खेती के बराबर है। इस प्रकार यदि पोन शाश्वत स्वर्ग मोती में प्रवेश कर सकता है, तो 3 साल बाद हमारे ज्वाला भगवान क्षेत्र। इस बिंदु पर पहुंचने पर यान वानकांग की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी, जबकि यान जुएहाई और हुओ रूली दोनों की सांसें काफी बदल गईं। अपने इतिहास में पहले महान साम्राज्य राजा को जन्म दे सकता है। ये शब्द वास्तव में असाधारण रूप से आश्चर्यजनक और सशक्त थे। हालांकि हुओपोन आज यूचे से हार गया था, लेकिन उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में भयानक थी। हर कोई इसकी पुष्टि कर सकता है। वह केवल 24 वर्ष का था, फिर भी उसने गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड के 10वें क्षेत्र की खेती की थी, जिसे वे लोग भी खेती नहीं कर सकते थे जिन्होंने हजारों वर्षों से खेती की थी। वह वास्तव में एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे फ्लेम गॉड दायरे में पहले कभी नहीं देखा गया था। अनंत स्वर्ग मोती के भीतर खेती करने में 1000 साल बिताने के बाद ये भविष्यवाणी करना असंभव था कि वह किस स्तर तक पहुंचेगा। हुओपोन के लिए होरूली से आगे निकलना किसी भी तरह से असंभव नहीं था। हालांकि समस्या ये थी, कितनी अच्छी योजना है, मु जुआनिन ने व्यंग्य किया। हालांकि अनंत स्वर्ग मोती में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए किसी को प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के शीर्ष 1000 में रैंक करना होगा। हुओपोन की आग की लपटों के साथ प्रतिभा वास्तव में इतनी ऊंची है कि यह चौंकाने वाली है। कम से कम यह आप 3 पुरानी चीजों की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन उसकी गहन साधना में अभी भी बहुत कमी है। वह मध्य सितारा क्षेत्र की युवा पीढ़ी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन वह अभी तक ऊपरी सितारा क्षेत्र के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं है। वह अनंत स्वर्ग मोती में कैसे प्रवेश कर सकता है? जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यान वानकांग ने शांति से सिर हिलाया। यही असली कारण है कि हम प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को तुरंत मारना चाहते हैं। अगर हम प्राचीन ड्रैगन के शरीर पर अग्नि आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं तो यान वानकांग की आंखों से एक रोशनी चमक उठी, क्योंकि वह गोपनीयता के किसी भी निशान के बिना था। हम तीनों के पास हुओपोन की गहन शक्ति तक पहुंचने की अनुमति देने के तरीके हैं। गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य आत्मा क्षेत्र। क्या? जैसे ही यान वानकांग ने ये शब्द कहे, आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्ग और महल के स्वामी हैरान और आशंकित हो गए।
किसी व्यक्ति के लिए केवल 2 वर्षों में दैवीय क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर से दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना कैसे संभव था? भले ही होपोन की प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यह असंभव था। युनचे का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। केवल 2 वर्षों में दैवीय क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर से दैवीय आत्मा क्षेत्र को तोड़ने के लिए यह विचार दैवीय उत्पत्ति से दैवीय क्लेश क्षेत्र को तोड़ने के उनके विचार से अधिक पागलपन वाला नहीं था। 2 साल में दायरे, क्या वास्तव में ऐसी कोई विधि थी जो इसकी अनुमति देती? उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 2 साल। न्यू जुआनयन ने एक पल के लिए होपोन को देखा, फिर उदासीनता से कहा, ये राजा वास्तव में उत्सुक है कि आप फ्लेम गॉड दायरे के लोगों ने किस तरह की स्वर्ग चौंकाने वाली गुप्त विधि ढूंढी है जो आपको ऐसे पागल शब्द कहने की हिम्मत करने की अनुमति देगी। यान वानकांग ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया, बेशक ये कोई आश्चर्यजनक गुप्त विधि नहीं है, अन्यथा फ्लेम गॉड दायरे की पूरी युवा पीढ़ी पहले ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई होती। हमारी गुप्त विधि का उपयोग केवल होपोन पर किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि स्नो सॉन रियलमकिन को पहले ही एहसास हो गया है कि होपोन को विरासत में मिली वंशावली सामान्य गोल्डन क्रो संप्रदाय के शिष्यों को विरासत में मिली वंशावली से अलग है। हमारी गुप्त विधि उनकी अद्वितीय विरासत के उपयोग पर आधारित है। म्यू जुआनयन की नजर होपोन के शरीर से हट गई और उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हम संप्रदाय मास्टर यान ने इतनी स्पष्टता से बात की है कि इस राजा के लिए इस पर अब और सवाल उठाना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चेने अंदर ही अंदर आह भरी। वास्तव में इस तरह की गुप्त विधि का उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता था। उनका एकमात्र सवाल था, होपोन गोल्डन क्रो संप्रदाय का शिष्य था, फिर भी वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के मास्टर यान वानकांग और फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर यान जुएहाई दोनों ने इस मामले में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि भले ही फ्लेम गॉड क्षेत्र के विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हों, लेकिन जब कोई बड़ा मामला आता है जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो वे सभी अपने मतभेदों को दूर कर देंगे और निस्वार्थ भाव से एक साथ काम करेंगे। होपोन के शरीर के भीतर गोल्डन क्रो वंशानुक्रम असामान्य था। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि वह जुएर जैसा ही था? दैवीय आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में गहन ऊर्जा की खेती को ऊपरी सितारा क्षेत्रों की प्रतिभाओं के बीच शीर्ष पर नहीं माना जाता है, लेकिन आगमे पोन की अत्यधिक उच्च उपलब्धियों के साथ वह निश्चित रूप से उन लोगों को हराने की क्षमता रखता है जो कई स्तरों पर हैं उससे आगे। यान वानकांग आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने आगे कहा, हालांकि शीर्ष 1000 में प्रवेश करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, कम से कम यह असंभव नहीं है। यान जुएहाई ने यान वानकांग पर नजर डाली। वह अच्छी तरह से जानता था कि यान वानकांग अभी भी कुछ जानकारी बरकरार रख रहा था। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये बहुत संभव था कि होपोन की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ जाएगी। दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने का मौका था। हालांकि ऐसी चमत्कारी घटना तभी संभव होगी जब वे सैकड़ों हजारों साल पुराने प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मार सके, अन्यथा ये सब केवल खोखले शब्द थे। अब जब आप सभी ने अपनी बातें प्रस्तुत कर दी हैं, तो ये राजा वास्तव में इस बार फ्लेम गॉड दायरे की मदद करने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस राजा की एक अतिरिक्त शर्त है। यान वानकांग की अभिव्यक्ति कांप उठी और वह अपने मन में बहुत खुश हो गया। कृपया बोले, स्नो सॉन रियलमकिन, हम तीनों जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। जवाब देने में इतनी जल्दी मत करो, मू जुआनिन ने भावहीन होकर कहा। पहले हम इस बात पर सहमत हुए थे कि यदि यह राजा प्राचीन सींग वाले अजगर को सफलतापूर्वक मारने में आपकी मदद करेगा तो हम अजगर की लाश को आधे में विभाजित कर देंगे। हालांकि इस राजा का मन अब बदल गया है। ये राजा न केवल ड्रैगन का आधा हिस्सा चाहता है, बल्कि पूरा ड्रैगन दिल भी चाहता है। तीनों के भावों में एक साथ थोड़ा बदलाव आया और यान वानकांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, ये हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक ड्रैगन का दिल है। हुंजी, हमारे मेहमानों को विदा करो, म्यू जुआनयन ने ठंडे स्वर में कहा और वह सीधे मुड़ी और चलने लगी। रुको, यान वानकांग ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। उसने और शब्द बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है। फिर जैसा कि स्नो सॉन रियलमकिन ने अनुरोध किया है, अगर हम प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मारने में सफल होते हैं, तो हम स्नो सॉन रियलमकिन को पूरे ड्रैगन के दिल के साथ पेश करेंगे। यह जरूरी नहीं है, जब समय आएगा तो ये राजा व्यक्तिगत रूप से जाएगा और इसे प्राप्त करेगा, म्यू जुआनयन ने बिना पलटे कहा। यान वानकांग ने अंत में कहने से पहले कई बार अपना मुंह खोला। हम सहायता के लिए स्नो सॉन रियलमकिन को धन्यवाद देते हैं। हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे।
जब ड्रैगन पिघलेगा तो हम निश्चित रूप से स्नो सॉन्ग रियलम किंग को सूचित करने और प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अलविदा। बोलना समाप्त करते हुए यान वान कांग, यान जुएहाई और हुओ रूली अपने संबंधित शिष्यों यान झुओ, यान मिंगक्सुआन और हुओ पोन के साथ एक साथ यूचे पर नजर डाली। कुछ झिझक के बाद हुओ पोन ने अंततः कहा, भाई यूचे, यदि आपके पास कभी समय हो तो मैं अपने फ्लेम गॉड दायरे में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपका भरपूर आतिथ्य सत्कार करूं। युन चे ने जवाब दिया, ये मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। मैं भाई पोन को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ। हुओ पोन ईमानदारी से यूचे की ओर मुस्कुराया, फिर हुओ रूली और बाकी लोगों का पीछा किया और वे आसमान में उड़ गए और चले गए। ग्रेट सैक्ट असेंबली के दौरान जो अप्रत्याशित घटना घटी थी वह उग्र तरीके से सामने आई थी, फिर भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। हालांकि फ्लेम गॉड रियलम ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा विजेता स्नो सॉन्ग रियलम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंत में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे म्यू जुएनिन प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को मारने और मारने के लिए सहमत न हो। ये वैसा ही था जैसा म्यू बिंग्यून ने शुरुआत में कहा था। यदि एक अजगर सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहता तो एक पैमाना भी एक बड़ा खजाना होता। इसके प्रलोभन का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी अभूतपूर्व गंभीर स्थिति में एक का तो जिक्र ही नहीं। अंत में वह फ्लेम गॉड रियलम के अनुरोध पर सहमत हो गई, लेकिन बदले में और अधिक प्राप्त करने के बाद ही। इसके अलावा उसने हुओ रूली से जलती हुई दुनिया का पूरा गोल्डन क्रो रिकॉर्ड भी प्राप्त किया था। ये कुछ ऐसा था, भले ही कोई यह समझ नहीं सका कि वह ऐसा कुछ क्यों चाहती थी जिसे वह विकसित भी नहीं कर सकती थी। इसकी तुलना में फ्लेम गॉड दायरे ने हुओ पोन को प्रकट किया था। आज उसने डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को जो झटका दिया है वह लंबे समय तक गायब नहीं रहेगा। बर्फ की बौछार के बीच म्यू जुआनिन अपने सिंहासन पर लौट आई। उसके ठीक सामने विशाल प्रतीत होने वाला अथाह छेद था जिसे हुओ पोन के 9 सन्स हेवंस फ्यूरी द्वारा बनाया गया था। म्यू जुआनिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि बिना किसी अन्य संकेत के बर्फ का आकाश अचानक नीचे गिर गया, जिससे छेद पूरी तरह से भर गया। पलक झपकते ही विशाल छेद बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। उसके स्थान पर हल्के सफेद बर्फ की एक मोटी पूरी परत उभर आई। यूना, आज आपके व्यवहार ने आपके मालिक को बदनामी से बचा लिया है, म्यू जुआनिन ने चुपचाप कहा। मैं प्रशंसा के लिए मास्टर को धन्यवाद देता हूँ, यू चे ने मन में कराहते हुए जवाब दिया। आज उसने किस तरह का व्यवहार दिखाया था? आज जो कुछ हुआ वह केवल दुष्ट ईश्वर द्वारा प्रदान की गई धोखेबाज तात्विक शक्ति के कारण हुआ था। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा को स्वीकार करने के लिए सेक्ट मास्टर को बधाई, म्यू हुआनजी ने उत्साह से कहा, अपनी प्रशंसा छुपाने में असमर्थ। अब जबकि दिव्य बर्फ फीनिक्स संप्रदाय में बर्फ और ठंड में भयानक उपलब्धि के साथ एक आकृति दिखाई दी थी, म्यू हुआनजी महान बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति के साथ उत्साहित महसूस कैसे नहीं कर सकते थे। हुआनजी, एक मामला है जिस पर इस राजा को आपसे चर्चा करने की जरूरत है, म्यू जुआनिन ने अचानक कहा। चर्चा शब्द से म्यू हुआनजी का दिल जोर से धड़कने लगा और वह डर और घबराहट के कारण जल्दी से जमीन पर गिर पड़ा। सेक्ट मास्टर के पास मेरे लिए क्या निर्देश है? कृपया मुझे बताएं, हुआनजी अनुपालन करेगा। म्यू जुआनिन की ठंडी आंखें आधी खुली थीं और उसने सिर हिलाया और कहा, यूचे अब इस राजा का शिष्य है और उसके बर्फीले कानूनों को अद्वितीय माना जा सकता है। हालांकि उसकी गहन साधना अभी बहुत कम है। पूरे संप्रदाय में उसकी साधना सबसे निचले स्तर पर है। इस संबंध में वो वास्तव में इस राजा का शिष्य बनने के योग्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू हुआनजी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। फ्लेम गॉड दायरे में अब हुओ पोन है। स्वाभाविक रूप से हमारा स्नो सॉन्ग क्षेत्र बहुत पीछे नहीं रह सकता। इस प्रकार इस राजा को कम से कम समय में उभरने के लिए युन चे की गहरी ताकत बनानी होगी, साथ ही अपनी आइस फीनिक्स रक्तधारा को भी अधिकाधिक शुद्ध बनाना होगा। इन दो स्थितियों के साथ ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हम उसके लिए यथाशीघ्र एक दोहरा साधना साथी ढूंढ ले। युन चे ~@ दोहरा साधना साथी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, म्यू हुआनजी उसका अर्थ कैसे नहीं समझ सका, क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और कहा, संप्रदाय मास्टर कर सकता था ऐसा हो। आंगन में मौजूद हर कोई अचानक समझ गया। इसके अलावा ये देखते हुए कि म्यू जुआनिन ने म्यू हुआनजी के साथ इस पर चर्चा करने का विकल्प चुना था, वे इसे स्पष्ट रूप से कैसे नहीं देख सकते थे। हालांकि किसी ने भी कोई अत्यधिक सदमा व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उनमें से कुछ को ऐसा भी लगा कि ऐसा होना चाहिए। बहरहाल कई लोगों की निगाहें गुप्त रूप से म्यू हन्नी की ओर मुड़ गईं।
इससे पहले कि म्यू जुआनिन के शब्द भी समाप्त होते, म्यू हन्नी का चेहरा पहले ही अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया था। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत मानी जा सकती थी, लेकिन उनकी पुतलियां दर्द से कांप रही थी क्योंकि उनकी कसकर बंधी दो मुट्ठियों से खून की बूंदें चुपचाप गिर रही थीं। गहन शक्ति, वंशावली और संविधान के मामले में फिक्स्यू से अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। म्यू जुआनिन ने स्पष्ट रूप से उन शब्दों को कहा जिनके बारे में हर कोई पहले ही अवगत हो चुका था। हुनजी, तुम क्या सोचते हो? एक संक्षिप्त क्षण के सदमे के बाद म्यू हुआनजी के चेहरे पर गहरी खुशी दिखाई दी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झुकते हुए जोर से कहा। हुआनजी ने अपनी पोती फिक्स्यू के स्थान पर सेक्ट मास्टर को धन्यवाद दिया। अगर आज से पहले म्यू फिक्स्यू को यूचे के दोहरे खेती भागीदार के रूप में नामित किया जा रहा होता तो म्यू हुआनजी निश्चित रूप से थोड़ा नाखुश होती। हालांकि आज यूनचे के प्रदर्शन को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद अब उसे जो एकमात्र एहसास हुआ वह परमानंद था। यूनचे की वर्तमान स्थिति। संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था। संपूर्ण स्नो सॉन क्षेत्र की युवा पीढ़ी में वह सर्वोच्च स्थिति वाला पुरुष था। आज उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई वह जगजाहिर थी। बर्फ के नियमों की अपनी समझ के मामले में संभवतः वह अतीत के म्यू जुआनिन से आगे निकल गया। जब तक उसका जीवन या प्रतिभा समय से पहले समाप्त नहीं हो जाती, वह निश्चित रूप से अगली पीढ़ी का राजा बन जाएगा। यदि उनकी पोती म्यू फिक्स्यू की शादी यूनचे से हो पाती तो यह एक उपहार दिए जाने जैसा होता। यदि यूनचे भविष्य में स्नो सॉन क्षेत्र का राजा बन जाता, अपने पूरे इतिहास में पहला पुरुष क्षेत्र राजा बन जाता, तो म्यू फिक्स्यू क्षेत्र राजा की पत्नी बन जाती। यद्यपि उसके कौमार्य को खोने से भविष्य में उसकी खेती पर गंभीर परिणाम होंगे। दोहरे खेती भागीदार के रूप में कहे जाने के बावजूद वास्तव में वह पुरुष के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए केवल एक इंक्यूबेटर थी। हालांकि भले ही यह म्यू जुआनिन का इरादा नहीं था, बस यूचे की स्थिति और भविष्य पर विचार करते हुए अस्वीकार करने या यहाँ तक कि संकोच करने का कोई कारण नहीं होगा। फिक्स्यू, जल्दी से संप्रदाय गुरु को धन्यवाद दे। म्यू हुआनजी की आवाज चिंताजनक लग रही थी क्योंकि उसकी खुशी को छिपाना मुश्किल था। वे बुजुर्ग, महल के स्वामी और हॉल के स्वामी जिनकी अविवाहित महिला संतानें थीं, सभी ने ईर्ष्या के लक्षण प्रकट किए। लानत है, ऐसे अच्छे काम क्यों नहीं होते मेरी पोतिया। हालांकि जब उन्होंने म्यू फिक्स्यू की प्रतिभा, वंशावली और दिखावे के बारे में सोचा तो वे केवल असहाय रूप से ईर्ष्या कर सकते थे। म्यू फिक्स्यू आगे आई और म्यू हुआनजी के पास घुटनों के बल बैठ गई। फिक्स्यू, क्या आपको इस मामले पर कोई आपत्ति है? म्यू जुआनिन ने सख्ती से पूछा। सब कुछ सेक्ट मास्टर की योजना के अनुसार होगा, म्यू फिक्स्यू ने उत्तर दिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, बिना दुख या खुशी के, बिना किसी स्वर के। शुरू से अंत तक उसने यूनचे पर एक नजर भी नहीं डाली। बहुत बढ़िया, तो इस मामले का फैसला इसी तरह होगा। म्यू जुआनिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हुआनजी, इस मामले के बारे में फिक्स्यू के माता पिता को सूचित करें। जहां तक तारीख की बात है तो इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। हालांकि ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। समझ गया, हुआनजी कल से तैयारी शुरू कर देगा। म्यू हुआनजी ने लगातार सिर हिलाया। यूचे स्तब्ध भाव के साथ लकड़ी की तरह सख्त खड़ा था। यह क्या है? दोहरे खेती भागीदार, नर्क, डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में इस प्रकार की अवधारणा है। इसके अलावा यह मेरे लिए चिंता का विषय है और इतना बड़ा मामला है, लेकिन कोई मेरी राय क्यों नहीं पूछ रहा है? मैं म्यू फिक्स्यू को भी ठीक से नहीं जानता और मैंने उससे पहले कभी बात भी नहीं की है। यूनचे के मन में बोलने की इच्छा की अभिव्यक्ति थी, लेकिन वह रुक गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कहना था, लेकिन वह बोलने में असमर्थ था। हालांकि म्यू जुआनिन ने कभी भी उनकी राय पूछने के बारे में नहीं सोचा था। फिर वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी बर्फीली ठंडी निगाहें पूरी जगह पर घूम रही थीं। चूंकि शिष्यत्व समारोह पहले ही समाप्त हो चुका है और जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है वे पहले ही तय हो चुके हैं, अगर और कुछ नहीं है तो आप सभी जा सकते हैं। म्यू जुआनिन के शब्दों को सुनकर सभी ने अपना सम्मान व्यक्त किया और तेजी से लेकिन व्यवस्थित तरीके से तितर बितर होना शुरू कर दिया। आइस फीनिक्स डिवाइन हॉल के पीछे कई दिव्य हॉल के शिष्य म्यू हन्नी की ओर गए और वे उन्हें मौखिक रूप से सांत्वना दे रहे थे। आखिरकार म्यू फिक्स्यू के प्रति म्यू हन्नी का जुनून कुछ ऐसा था जिसे पूरा संप्रदाय जानता था। इसके अलावा सभी को हमेशा लगता था कि वे दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं और यहाँ तक कि म्यू हुआनजी ने भी कभी आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। हालांकि उसे संप्रदाय गुरु द्वारा यूनचे को एक इंक्यूबेटर के रूप में प्रदान किया गया था ताकि उसकी वंशावली और गहन शक्ति को बढ़ाया जा सके। अतीत में म्यू हन्याय पूरे संप्रदाय में सबसे चमकीला प्रभामंडल था। अब हालांकि यूनचे के कारण वह अंधेरे में खो गया था।
यहाँ तक कि जो लोग उसकी ओर से जोरदार ढंग से बोलते थे कि उसे प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए, उन्हें भी अब विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यूचे से आगे निकल सकता है। म्यू जुआनयिन के ठंडे शब्दों के साथ म्यू हनी का म्यू फिक्स्यू को प्राप्त करने का सपना असंभव में बदल गया था। यदि यूचे स्नो सॉन क्षेत्र में कभी नहीं पहुंचे होते तो हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक प्रतियोगिता स्क्रिप्ट के अनुसार होती और म्यू हनी संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए होते। परिणाम स्वरूप म्यू फिक्स्यू को संभवतः संप्रदाय मास्टर द्वारा आज म्यू हनी को दे दिया गया होगा। वह उस आदर्श परिदृश्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसकी उसने अपने लिए कल्पना की थी। लेकिन यूचे के उद्भव के साथ ये सब नष्ट हो गया था। जो कुछ भी उसका होना चाहिए था वह सब यूनचे को दे दिया गया था। जहां तक उसकी बात है तो वह यूचे के लिए एक दुखद परिस्थिति बन गया था। म्यू हान्या की वर्तमान मनोदशा ऐसी थी जिससे कोई भी सहानुभूति नहीं रख सकता था। शायद ये सिर्फ जीवन का उसके प्रति क्रूर होना था। जन्म से ही उनमें अत्यंत उच्च जन्मजात प्रतिभा, साथ ही विशिष्ट स्थिति और उत्तम स्वभाव था। सामान्य लोगों की तुलना में उन्होंने 10 गुना अधिक मेहनत की थी। फिर भी उनके 20 वर्षों के प्रयास की तुलना यूनचे से नहीं की जा सकती थी, जो केवल 3 महीने के लिए आए थे और अभी तक एक मजबूत स्थिति हासिल नहीं कर पाए थे। पलक झपकते ही हर कोई तितर बितर हो गया और बड़े पवित्र महल के प्रांगण के ऊपर से गायब हो गया। केवल म्यू जुआनयिन और उनके नव स्वीकृत शिष्य यूनचे ही बचे थे। अब म्यू जुआनयिन के साथ अकेले यूनचे चुपचाप वहां खड़ा था, एक शब्द भी बोलने या एक कदम भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से बड़े स्तन वाली वरिष्ठ बहन के अपने अश्लील वाक्यांश को अभी भी नहीं भूला था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि वह बहुत दुखद तरीके से मर न जाए। हवा के बीच तैरती बर्फ की आवाज को छोड़कर दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई। म्यू जुआनयिन बर्फीले तूफान के बीच बहुत देर तक बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। यूचे बीच बीच में चुपचाप उसके फिगर को देख लेता था, लेकिन फिर भी बोलने की पहल करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब उसने पहली बार स्नो सॉन क्षेत्र में कदम रखा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतने डरावने व्यक्ति के साथ अकेला होगा। ये वास्तव में प्राचीन दुष्ट भगवान की विरासत है, म्यू जुएनिन ने अचानक कहा। तत्वों के निर्माण के देवता की प्रसिद्धि वास्तव में विरासत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से योग्य है। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और उदासीन थी। हुओपोन की प्रतिभा बहुत अप्रत्याशित और असामान्य थी। उन कुछ घटनाओं के दौरान मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। अब जब म्यू जुआनयिन ने बात की थी और इसके अलावा सकारात्मक शब्द भी बोले थे, तो यूनचे ने आखिरकार अपनी रोकी हुई सांस को छोड़ दिया और बोलने का साहस किया, क्योंकि उसने सीधे वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में था। मास्टर, ये शिष्य पूछना चाहता है, क्या आपने जानबूझकर हुओ रूली को शिष्यों के बीच निर्णायक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाया गया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय म्यू जुआनयिन धीरे से घूमा। एक छवि जो स्नो सॉन क्षेत्र की बर्फ और बर्फ की संपूर्ण चरम सुंदरता को जोड़ती हुई प्रतीत होती है, यूचे की दृष्टि में अचानक प्रकट हुई, जिसने क्षण भर के लिए उसकी सांसें रोक दी। बाद में उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कि वह इस तरह की एक अद्वितीय ठंडी गरिमा की उपस्थिति से प्रभावित हो गया हो। उसकी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। आप वो रूली के बारे में क्या सोचते हैं? म्यू जुआनयिन ने जवाब में पूछा। यूचे ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर कहा, आपके शिष्य का मानना है कि संप्रदाय मास्टर वो काफी चिड़चिड़ा लगता है। इसका उसके शरीर के भीतर गोल्डन क्रो रक्तरेखा से कुछ लेना देना होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे। चिड़चिड़ा हम्फ, म्यू जुएनिन ने हल्के से फुसफुसाया, फिर कहा, हुओ रूली गोल्डन क्रो सेक्ट मास्टर के रूप में अपनी स्थिति के साथ फ्लेम गॉड दायरे में एक राजा से कम नहीं है। यदि वह वास्तव में लापरवाह और मूर्ख होता तो वह कभी भी गोल्डन क्रो संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर नहीं बन पाता। यूचे, हुओ रूली बेहद चिड़चिड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में वह बेहद चतुर है और उसे गुस्सा दिलाना बेहद मुश्किल है। हालांकि उनके चरित्र में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो यह है कि जैसे ही उन्हें गुस्सा आता है, उनके लिए नियंत्रण खोना और लापरवाह कदम उठाना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा एक बार ऐसा होने पर यान वानकांग और यान जुएहाई के लिए उसे रोकना कठिन होता है। हालांकि दूसरों के लिए उसे नाराज करना बेहद मुश्किल है। अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए ऐसा करना बेहद आसान है। यूचे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, तो मास्टर ने वास्तव में सेक्ट मास्टर हुओ को जानबूझकर गुस्सा दिलाया था। म्यू जुआनयिन ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय बेरुखी से एक और सवाल पूछा, मुझे आपसे एक और सवाल पूछने दीजिए।
तीन फ्लेम गॉड रियलम सेक्ट मास्टर्स जो आज व्यक्तिगत रूप से आए थे, अपने शिष्यों को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए और एक खतरा दिखाने के लिए भी लाए थे। चूंकि वे खतरा दिखाना चाहते थे, तो वे केवल 3 युवा पीढ़ी को ही क्यों लेकर आए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन कोई उत्तर नहीं सोच सका। सतह पर ऐसा लगता है कि हो रूली को अपने प्रत्यक्ष शिष्य को साथ लाने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि यान वानकांग और यान जुएहाई दोनों एक जूनियर को साथ ला रहे थे। हो रूली का अकेले आना उचित नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल इसके विपरीत था। म्यू जुवानयिन की पुतलियां जम गईं, दुनिया की सबसे शुद्ध, सबसे ठंडी रोशनी को अपवर्तित करते हुए, जैसे कि वे दुनिया की सबसे ठंडी बर्फ हो। ये स्पष्ट था कि हो रूली ही वह व्यक्ति था जिसने अपने निजी शिष्य को साथ लाने पर जोर दिया था, और यान वानकांग और यान जुएहाई ही थे जिन्हें असहाय रूप से अपने स्वयं के कनिष्ठों को साथ लाना पड़ा, क्योंकि अन्यथा उकसावे की स्थिति बहुत स्पष्ट होती। उकसाना। यूं चे को कुछ एहसास हुआ। 7 दिन पहले, हालांकि आपको मेरे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की बात सार्वजनिक नहीं की गई थी, फ्लेम गॉड रियलम स्वाभाविक रूप से आइस फीनिक्स रियलम के भीतर अपने कनेक्शन के माध्यम से इसके बारे में जानने में सक्षम था। वे ये भी निश्चित रूप से जानते थे कि बिंग्युन को उसके जहर से बहुत पहले ही ठीक कर दिया गया था। हुओ रूली हमेशा अपने बेटे को गंभीर रूप से घायल करने के लिए मुझसे बदला लेना चाहता था। दरअसल जब उसे इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा और नफरत निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा एक प्रत्यक्ष शिष्य को मेरी स्वीकृति के बारे में जानने के बाद वह आज अपने ही असामान्य रूप से प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष शिष्य को यहाँ लाकर मुझे अपमानित करने से खुद को कैसे रोक सकते थे? उद्धरण चिन्ह मास्टर विशेष रूप से संप्रदाय मास्टर हुओ को समझते हैं, युनचे ने कहा। हम पहली बार आने पर उसने जिन आंखों से मुझे देखा था और हुओ पो उनकी असामान्य रक्तरेखा की स्पष्ट आभा से मैं तुरंत बता सकता था कि उसका लक्ष्य क्या था, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह अभी भी मेरे साथ छेड़छाड़ का खेल खेलने में सक्षम होने से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे का दिल चुपचाप कांपने लगा और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। हुओ रूली म्यू जुआनिन द्वारा आसानी से क्रोधित हो गई थी और फिर उसने मौखिक रूप से हमला किया था। ऐसी परिस्थितियों में हुओ रूली ने अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और गोल्डन क्रो सेक्ट मास्टर से एक लापरवाह, नियंत्रण से बाहर आदमी में बदल गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह स्वाभाविक रूप से हुआ था। गरिमा में गोल्डन क्रो सेक्ट मास्टर पूरे समय अपनी नाक से नेतृत्व करता था और एक छोटे चूहे की तरह खेलता था। यूं चे को तेजी से लगने लगा था कि म्यू जुआनिन के साथ बहुत अधिक समय बिताना निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से भयानक होगा। मास्टर, ये शिष्य आपकी गणना पूछना चाहता है। ओह, आपने गोल्डन क्रो का जलती हुई दुनिया का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ जानबूझकर संप्रदाय मास्टर हो का नेतृत्व नहीं किया, है ना? जब म्यू जुआनिन ने हो रूली से गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड का अनुरोध किया था, जिसे वह विकसित नहीं कर सकी, तो उसने यूचे सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। म्यू जुआनिन ने उदासीनता से कहा, हुओ रूली से मुझे गोल्डन क्रो का बनिंग वर्ल्ड का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए कहना मेरी ओर से केवल एक अचानक मन परिवर्तन था। यूचे। म्यू जुआनिन ने अपना हाथ घुमाया जिससे उसकी हथेली खुल गई। एक सुनहरी चमक बिखेरता हुआ एक लुढ़का हुआ जेड स्क्रॉल दिखाई दिया और फिर सीधे यूचे को दे दिया गया। यूचे ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया और उसे प्राप्त कर लिया। उसकी आंखें आसानी से बता सकती थीं कि यह जेड स्क्रॉल था जिसे हुओ रूली ने म्यू जुआनिन को सौंपा था। यह वह स्क्रॉल था जिस पर जलती हुई दुनिया का पूरा गोल्डन क्रो रिकॉर्ड अंकित था। गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड का यह स्क्रॉल आत्मा की छापों से अंकित है। पूरी तरह से गायब होने से पहले इसे केवल एक बार देखा जा सकता है। आप कितनी मात्रा में खेती कर सकते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर होगा, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यूचे ने जेड स्क्रॉल पकड़ा, वो स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद ही उसने आखिरकार चौंकते हुए कहा, आपने यह मेरे लिए किया। बैठना, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। जब यूचे ने लाल सोने की जेड स्क्रॉल को हटा दिया तो वह आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। म्यू जुआनिन ने यूचे की ओर कई कदम उठाए, अपने साथ बेहद बर्फीली ठंड लेकर आई क्योंकि वह उसके सामने सिर्फ एक कदम आगे रुक गई। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आत्मा को शांत करो और अपने मन का निरीक्षण करो। कोई भी ध्यान भटकाने वाला नहीं हो सकता। हाँ, यूचे ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आभा भी धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार आसमान से गिरती बर्फ सीधे उसके कपड़ों पर उतरने और चिपकने लगी।
म्यू जुवानयन ने अपनी उंगलियों पर घनीभूत बर्फीली नीली रोशनी के साथ टिमटिमाती खून की एक बूंद के रूप में अपनी एक उंगली बाहर निकाली और फिर सीधे यू चे की भौहों के केंद्र को छू लिया। यू चे का शरीर एक शुद्ध ठंडी ऊर्जा के रूप में कांप रहा था जो उसके चारों ओर बिखरी हुई थी। जैसे ही खून की असामान्य रंग की बूंद धीरे धीरे यूनचे में विलीन हो गई, एक नीली रोशनी चमक उठी। बाद में यूचे के शरीर की सतह पर भ्रामक बर्फीली नीली रोशनी की एक परत उभर आई। आइस फीनिक्स भगवान का खून। इसके अलावा ये सबसे शुद्ध मूल रक्त था। म्यू जुवानयन ने अपनी उंगली को पीछे खींच लिया जैसे कि उसकी हथेली के केंद्र में एक ठंडी चमक जमा हो गई हो। जैसे ही वह फिर से यूचे की भौहों के केंद्र के संपर्क में आने वाली थी, उसकी आंखें और हथेली एक साथ एक पल के लिए रुक गईं, जिसके बाद उसने एक बार फिर धीरे से अपनी हथेली पीछे कर ली और चुपचाप देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यूचे को रक्त को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए उसे अपनी ताकत का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से यूचे लगातार सोच रहा था कि उसका प्रत्यक्ष शिष्य बनना सही था या गलत, वह भाग्यशाली था या बदकिस्मत। और उसके प्रति मू जुआनिन के मन में भी वही विचार थे।